देखो अपन कर रहे थे मर्म शारीर, ठीक है। तो व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, संख्या, और अपन ने वर्गीकरण किया था स्ट्रक्चर के अनुसार, रिजल्ट के अनुसार, बॉडी पार्ट्स के अनुसार और मेजरमेंट के अनुसार। ये सारा अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एक एक चीज़ जो 107 मर्म थे ना, वो सारे के सारे अपन ने समझ लिए थे। तो लास्ट में जो अपन ने किया था ना बॉडी पार्ट के अनुसार शाखागत मर्म में, उसके फिर साथ में ये भी देखे थे कि वो रचना के अनुसार क्या है, मेजरमेंट के अनुसार क्या है, रिजल्ट के अनुसार क्या है, सब देख लिया था अपन ने, मॉडर्न अनुसार क्या है। अब करेंगे अपन मर्म विज्ञान का महत्व। ऊपर ऊपर देखो, मर्म विज्ञान का महत्व, शरीरस्थ मर्मों का विवेचन। भाई महत्व क्या है, मतलब ये मर्म क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्यों जानकारी आवश्यकता है भाई, क्यों आवश्यकता पड़ी मर्म की, तो वो देखो शरीरस्थ मर्मों का विवेचन आयुर्वेद साइड का विशिष्ट विषय है। आयुर्वेद ने इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए इसे शल्य शास्त्र का आधा भाग माना है, जैसा कि कहा गया है, ठीक है, कि शल्य शास्त्र, शल्य यानी सर्जरी, तो सर्जरी अपन करते हैं ना, उसमें मर्मों की बहुत ज़्यादा योगता है। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी, जब पहला दिन था, तो मैं बताया था, वेस बनाया था आपका, कि जब मर्मों की जब चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करते हैं अपनी बॉडी में, तो मर्मों के को बचाते हैं, कि मर्म पे सर्जरी नहीं करते। अब जब करते हैं तो दक्ष जो है, मतलब एडवांस हो, एकदम चिकित्सा करने में एक्सपर्ट हो, उसको नॉलेज हो अच्छी खासी, शास्त्र का भी और प्रैक्टिकल का भी, वही इसकी चिकित्सा कर सकता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके प्राण ले सकती है। जैसे अब हार्ट को ही देख लो, अब हार्ट की बाईपास सर्जरी करनी है, तो नो सीखेगा तो करवाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, जो एक्सपर्ट है वो इसी तो करवाएंगे। शुरुआत में पहले असिस्टेंट रहता है, कोई व्यक्ति सीखता है, तो मतलब कोई प्रोफेशनल है, मतलब एक तरीके से जिसको 10 से 15 साल की नॉलेज है, उसके साथ वो सीखता है, धीरे 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 उसको फिर करने देते हैं। तो वही है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे लिखा कि शल्य शास्त्र का आधा भाग माना है। ये श्लोक है, श्लोक को कोई जरूरत नहीं है याद करने की, यहाँ पे छोड़ो इसको। यहाँ पे देखो, अर्थात मर्मों पर आघात होने पर तत्काल मनुष्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तत्काल, अपन ने शब्द प्राण हर मर्म पढ़े ना, कि वहाँ पे अगर चोट लग जाए तो 7 दिन भाई व्यक्ति मर जाता है, 7 दिन के भीतर भीतर, मतलब 0 से 7 दिन वहाँ पे चोट लग जाएगी, अगर वहाँ पे आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया सही ढंग से, तो व्यक्ति मर जाता है। तो यही बात लिख रहा है कि मर्मों पर आघात होने पर, मतलब चोट लगने पर तत्काल मनुष्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। यदि वैद्य की कुशलता से कोई बच भी जाता है तो विफलता को निश्चय ही प्राप्त होता है। विकलांगता मतलब जो हैंडीकैप, अब मान लो चोट लग गई, वैद्य ने बचा भी लिया, ट्रीटमेंट कर दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें कमी रहेगी, उस अंग को सुचारू, मतलब एक तरीके से जो 100% काम करता है ना वो अंग, वो तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, या फिर हैंडीकैप बन जाएगा। इसलिए मर्मों को शल्य विषय अर्थ कहते हैं। तात्पर्य ये है कि शल्य चिकित्सा में मर्मों का ज्ञान परम आवश्यक है। अतः मर्म के रचना संबंधी ज्ञान के बिना शल्य कर्म कदापि निरपराध नहीं हो सकता। ये बोल रहा है कि बिना मर्मों के ज्ञान के, समझो इस चीज़ को, कि आप अगर बिना कोई नॉलेज नहीं, आपको शरीर में कितने मर्म है, कहाँ पे है, और आप डायरेक्ट सर्जरी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉल्ट निकलेगा, कुछ ना कुछ आपसे कमी होगी, और उस रोगी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। सिंपल सी बात यह है कि आपको मर्म की नॉलेज होना आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पे मर्म आ गया वहाँ पे आपको, मतलब जो सावधानी है ना 100% बरतनी पड़ेगी। तो ये कहने का मीनिंग ये बोल रहा है कि भाई आपको अगर सर्जरी करनी है ना, मास्टर ऑफ सर्जन बनना है, तो आपको मर्म की आवश्यकता होना जरूरी है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि भाई मर्मों को शल्य विषय अर्ध भी खाता है, एक तरीके से, मतलब यहाँ पे लिख दिया कि भाई शल्य शास्त्र का आधा भाग, क्योंकि बॉडी में 107 मर्म है। अब इन आधा पार्ट इसलिए बोला है क्योंकि इनकी नॉलेज बिना आप सर्जरी करोगे तो रोगी ठीक ही नहीं हो पाएगा सही ढंग से, पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं आप कब कमी छोड़ोगे, कहीं ना कहीं गलती करोगे, व्यक्ति के प्राणों पे आ जाएगी। प्राण पे आ गई तो आपकी चिकित्सा किस काम की। अगर व्यक्ति के मतलब दर्द दुख दूर ही नहीं हुआ आपकी सर्जरी करने के बाद भी, तो फिर आपकी चिकित्सा मतलब बेकार हुई। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि शल्य शास्त्र का आधा भाग है, मर्मों की नॉलेज होना जरूरी है। मर्मों की नॉलेज के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर इस मर्म में चोट लगी तो क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, इसको कैसे इसकी सर्जरी करनी है, जैसे हार्ट की कैसे करनी है, किडनी की कैसे करनी है, अम्बिलिकल कोर्ड की कैसे करनी है। तो उनके विशेष मर्मों पे विशेष उपकरण की सहायता से, विशेष टेक्निक की सहायता से कैसे सर्जरी कर सकते हैं, कैसे रोग को दूर कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। शस्त्र क्रम, क्षार क्रम, अग्नि द्वारा तत्काल सफलता के कारण शल्य शास्त्र की महत्ता स्वयं सिद्ध है। यदि शस्त्र, क्षार, अग्नि आदि कर्मों के समय मर्म का सम्यक ज्ञान नहीं होने पर भी कभी कभी अनर्थ हो सकता है। संभवतः यही कारण है कि कुशल संलग्न शस्त्र उपचार के उपायों के बारे में विचार करने के साथ साथ मर्म अभिघात जन उपायों के बारे में भी गंभीर चिंतन करते हैं। अतः मर्म स्थलों को दृष्टिगत रखते हुए शल्य उपचार करना चाहिए। अब समझो इस चीज़ को, बहुत बड़ी बात है ये, कि शस्त्र क्रम, क्षार क्रम, अग्नि द्वारा तत्काल सफलता के कारण शल्य शास्त्र की महत्व स्वयं सिद्ध है। कहने की मीनिंग है कि देखो आयुर्वेदा में अपन सर्जरी करते हैं, ठीक है,
क्षार क्रम भी करते हैं, अग्निक्रम भी करते हैं। ये आपने क्षार क्रम अग्निक्रम अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 30 में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। अगर हम मुझसे क्लास ली तो आपको पता होगा ना। तो शस्त्र क्रम, क्षार क्रम, अग्निक्रम ये अपन करते हो, इससे तुरंत रिलीफ मिलता है, क्योंकि अपन सर्जरी तभी तो कराते हैं भाई, ठीक है कोई प्रॉब्लम है सेल को बाहर निकाल दो, ट्यूमर है काट के बाहर निकाल दो, ठीक है सर्जरी अपन करते हैं, वही व्यक्ति ठीक हो जाता है जल्दी। यदि शास्त्र, क्षार, अग्नि कर्मों से समय मर्म का सम्यक ज्ञान नहीं होने पर कभी कभी अनर्थ हो सकता है। ये बोल रहा है कि अगर मान लो आप शास्त्र क्रम कर रहे हो, क्षार क्रम कर रहे हो, अग्नि क्रम कर रहे हो और आपको मर्मों का नॉलेज नहीं है, तो कभी कभी ठीक होने की बजाय अनर्थ यानी पेशेंट, रोगी मर सकता है आपके उस उपचार से। तो आपको मर्मों की नॉलेज होना जरूरी है। संभवतः यही कारण है कि कुशल शल्यज्ञ शस्त्रोपचार के उपायों के बारे में विचार करके साथ साथ मर्म अभिघात जन्य उपायों के बारे में भी गंभीर चिंतन करते हैं। कहने का मीनिंग ये है, गलती से अगर मर्मों पे चोट लग जाए, ठीक है आपने उसमें सर्जरी कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है मर्म था, और उसके गंभीर उपद्रव मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मतलब कि ऐसे शंख में आपको गोली लग गई, मान लो चोट लग गई, व्यक्ति मर जाएगा। सद प्राण हरम, वैकल्य कर मर्म, रुजा कर मर्म की यहाँ पे दर्द होता है, इस मर्म को छेड़ोगे, तो उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। अतः मर्म स्थलों को दृष्टिगत रखते हुए शल्य उपचार करना चाहिए, इसीलिए मर्मों को ध्यान में रखते हुए सर्जरी करनी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो भी व्याधि मर्म स्थान का आश्रय लेकर रहती है वह अधिकतर कष्ट साध्य याप होती है। अतः व्याधियों की साध्य के ज्ञान के लिए भी मर्म विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। ये बोल रहा है कि कौन सी व्याधि ठीक हो सकती है, कौन सी व्याधि नहीं हो सकती। अगर मर्म नामक स्थान पर व्याधि है, कोई रोग हो रहा है मर्म पे, तो बहुत देरी से ठीक होगी। या देखो यहाँ पे कष्ट साध्य यानी बहुत तकलीफ देगी। याप यानी क्या होता है कि जब तक टैबलेट लेते रहो, जब तक गोली दवाई लेते रहो, जब तक तो ठीक, जैसे टैबलेट गोली आपने बंद की वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मीनिंग है कि मनुष्य के शरीर में जो भी व्याधि मर्म स्थान का आश्रय लेकर होती है वह अधिकतर कष्ट साध्य याप होती है। अतः व्याधियों की साध्य दशा, अब आपको पता लग जाएगा कि अगर मर्म स्थान पर तो असाध्य है और नॉर्मल है तो साध्य है, तो वैद्यों की साध्य असाध्य में आप मर्म का नॉलेज यूज कर सकते हो। मर्मों को मध्यम रोग मार्ग में माना जाता है, अतः व्याधियों की साध्य का निर्धारण मर्म की सहायता से किया जा सकता है। 3 रोग मार्ग होते हैं, बाह्य मार्ग, अंत्य मार्ग और मध्यम मार्ग। आपने अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 13 या 11वां में है ये कि 3 रोग मार्ग होते हैं। इनमें एक अस्थि, मर्म और संधि, 3 तरह के, जिसमें अस्थि संधि और ये मर्म तीनों को मध्यम मार्ग में इंक्लूड किया गया था, आपको पता होगा तो, कि मर्मों को मध्यम रोग मार्ग में माना जाता है। अतः व्याधियों की साध्य सदा का निर्धारण यहाँ से समझ लो, तो यहाँ से समझ लो बात यही कि रोगी रोग होता है जो डिजीज होता है कि ये ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर नॉर्मल बॉडी पार्ट पे हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, अगर मर्मों पे हो रहा है तो मुश्किल से कष्ट साध्य देता हुआ होगा, बहुत मतलब बहुत देरी से होगा, या फिर याप मतलब टैबलेट लेते रहो जब तक ठीक होता रहेगा, टैबलेट बंद की वो वापस हो जाएगा। मर्मों के शरीर में शारीरिक शास्त्र के व्यावहारिक पक्ष का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इनके अध्ययन के शरीर में विभिन्न अंग प्रत्यंगों की उपयोगी जानकारी मिलती है, जिन पर अभिघात होने से प्राण मृत्यु व विकलांगता उत्पन्न होती है। ये किससे पता लगता है? जो रिजल्ट के अनुसार अपन ने मर्म पढ़े थे कि सद्य प्राण हर मर्म है, विशल्यगन मर्म है, वैकल्यकर मर्म है, रुजाकर मर्म है, ठीक है, किस तरह का मर्म है, तो वहाँ पर किस तरह की व्याधि उत्पन्न होगी वो उससे अपन को रिजल्ट के अनुसार जब करते हैं ना डिवीजन, उसमें पता लग जाता है। तो ये वर्म विज्ञान का महत्व है। कहने का मीनिंग ये है कि रोगों की साध्य असाध्यता और मतलब सर्जरी में आप मर्मों को ध्यान से, मतलब इनकी सर्जरी कर रहे हो ना, आपको अगर मास्टर ऑफ सर्जन बनना है तो आपको मर्मों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब है त्रिमर्म विवेचन। अब 107 मर्म से 3 मर्मों को सुपीरियर माना है कि ये सबसे बेस्ट मतलब सुपीरियर मर्म है, इनकी तो हमेशा रक्षा करनी चाहिए। वो कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है हर्ट, दूसरा है एक तो है हर्ट और कौन है बस्ती, और तीसरा क्या है सिर। तो 3 त्रिमर्म विवेचन है, तो मतलब ये 3 सुपीरियर माने। आचार्य से रखने त्रिमर्म का उल्लेख किया। शरीर में मर्म की संख्या 107 नहीं, परंतु वस्ती, सिर एवं हृदय। बस्ती यानी क्या होता है ब्लैडर, सिर मतलब एक तरीके से बस्ती में किडनी भी आए हैं, ब्लैडर भी है, वही आते एक तरीके से, ठीक है। सिर अपना जो हेड और हार्ट ये मुख्य रूप से प्राण का आश्रय रहते हैं। मतलब इन 3 मर्मों को सुपीरियर माना। 107 मर्म में से 3 मर्मों को सुपीरियर माना। तो यहाँ पे लिखा है कि त्रिमर्म विवेचन, इनके बारे में लिखो। क्वेश्चन आता है कि त्रिमर्मों को विस्तार से बताइए, कि त्रिमर्म विवेचन को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, तो कौन कौन से मर्मों के बारे में लिखना है। यहाँ पे क्या पता नहीं किसी ने जला दिया कुछ, तो धुआं हो रही है चारों तरफ। बस्ती, सिर एवं हृदय मुख्य रूप से प्राण का आश्रय रहते हैं, इसलिए उन्हें त्रिप्रधान मर्म कहा गया। तो त्रिप्रधान मर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई त्रिप्रधान मर्मों को समझाइए।
वात आदि दोष इन त्रिमर्म स्थानों को पीड़ित करके प्राणों को पीड़ित करते हैं। यह सद्य प्राण हर मर्म की श्रेणी में आते हैं, उन पर आघात होने पर शीघ्र मृत्यु कारक होती है। तो ये तीनों किस में आते हैं? सद्य प्राण हर में। अगर यहाँ पे चोट लगी, व्यक्ति खलास, खत्म, दी एंड, लाइफ दी एंड हो जाएगी एक तरीके से। तो यहाँ पे मर्माणी वस्ती हृदय शिरस्य प्रधान भूतानी वदंती तथा प्राण पश्चात न तानी ही पीड़ंतो वातादय पीड़ंती। कोई जरूर नहीं है श्लोक याद करने की, श्लोक याद मैंने काफ़ी करवा दिया इस चैप्टर में पहले ही, जो शुरुआत में अपन ने किया था क्लासिफिकेशन किया था, तब बहुत श्लोक बताए मैंने आपको याद करने के लिए, इस श्लोक को कोई जरूरत नहीं है। आचार्य चरक मत अनुसार स्कंद आश्रित मर्मों की अपेक्षा हार्ट, बस्ती, सिर ये तीन मर्म प्रदान होते हैं, क्योंकि मर्म शरीर की वृद्धि के लिए मूल माने जाते हैं। भाई इनको मूल भी बोला गया है, प्रदान भी बोला गया है, त्रिमर्म मतलब कहने का मीनिंग ये कि इन सब लाइनों में यही बताया गया कि तीन मुख्य मर्म है। कौन कौन से? सिर, बस्ती और हार्ट। ठीक है, इनों में अपने प्राण निवास करते हैं। जैसे हार्ट को कुछ भी हो जाए थोड़ा सा तो आपके प्राण संकट में आ जाते हैं ना। अब मान लो कि किडनी में कुछ भी हो जाए तो प्राण संकट में आ जाते हैं, हेड में अपने सिर में कुछ भी हो जाए तो प्राण संकट में आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि तीनों मर्मों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अब देखो, आचार्य वाग्भट ने त्रिमर्म को मध्यम रोग माना है, मध्यम रोग मार्ग माना जाए तो इनका आश्रय लेकर उत्पन्न होने वाली व्याधि को असाध्य कृत साध्य की श्रेणी में माना है। अगर मान लो कि इन तीनों त्रिमर्मों में कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो क्या है? असाध्य तो ठीक ही नहीं होगी, या फिर कृत साध्य। कृत साध्य यानी क्या होता है? जो बहुत ही मुश्किल से ठीक होती है, मतलब जिसमें एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। मतलब जैसे हार्ट का ऑपरेशन करते हैं अपन, तो एक्सपर्ट ही तो होता है ना एक तरीके से। बाईपास सर्जरी होती है तो मतलब कितना प्रभावशाली डॉक्टर आप बुलाते हैं, भाई सर्जन आया, कोई बड़ा सर्जन आया कि हार्ट की सर्जरी करेगा, तो वही है। इन मर्मों में यह प्राण अधिष्ठित है, अतः इन मर्मों की रक्षा यथाशक्ति करनी चाहिए। यथाशक्ति मतलब इनको हमेशा बचाना चाहिए। कभी भी आपको मान लो कि कोई झगड़े में जा रहे हो तो हमेशा इन तीन मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। बोलते ना कि सिर को बचाना चाहिए, लड़ाई में हमेशा सिर को बचाना चाहिए। इन तीनों स्तरों पर प्राणों के प्राण आश्रित होते हैं। यह आधुनिक विचार भी सम्मत है। जैसे लाइफ एंड हेल्थ डिपेंड ऑन द प्रॉपर एक्शन ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, दिस हैज़ बीन कॉल्ड द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ये किसने लिखा है? WG एल्स्टन रॉबर्टसन ने लिखा है कि भाई लाइफ एंड हेल्थ डिपेंड ऑन द प्रॉपर एक्शन ऑफ द हार्ट, लंग्स और ब्रेन। कि भाई हार्ट और जो अपने फुफ्स हैं, लंग्स हैं मतलब फेफड़े हैं, और ब्रेन, इन तीनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इनको तीनों की जगह क्या बोला कि हार्ट बोला है, एक बस्ती बोला है, और क्या बोला है? सिर। तो सिर और हार्ट तो सेम है, और उन्होंने लंग्स की जगह बस्ती माना अपन ने आयुर्वेद में। तो वही बात है कि भाई ये तीनों चीज़ों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, प्राणों से भी, मतलब इनमें प्राण बसे हुए हैं अपने। अब देखो तीनों का अलग अलग से वर्णन करेंगे, पहले हार्ट का, फिर बस्ती का, फिर सिर का। आपको जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे कैसे लिखना है इन तीनों को? हार्ट, बस्ती और सिर। हृदय मर्म, स्तन्यो ऊर्ध्वे अधिष्ठेय योरस्म द्वारम सत्वरजस्तम अधिष्ठानम हृदय नामम। सत्वरजस अधिष्ठान नाम, ये भी एक क्वेश्चन आया था, कभी किसी ने डाउट पूछा था कि सत्व और रज का स्थान कहाँ पे है। तो इस श्लोक से पता लग जाता है कि भाई सत्व रज का स्थान कहाँ है? हार्ट ही है। सत्व रजम तमो गुण का अधिष्ठान स्तनों के मध्य में वक्ष स्थल में हृदय नामक मर्म रहता है। यह आमाशय के द्वार के समीप रहता है। देखो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन तक बताइए हार्ट की कहाँ पे रहता है। दोनों स्तनों के मध्य वक्ष स्थल में, अपने सीने पे, ठीक है, हृदय नामक मर्म है। वह आमाशय के द्वार के समीप, जो मतलब जो आमाशय का द्वार मतलब जो ऊपरली हिस्सा होता है ना द्वार, उसके समीप रहता है। कौन? हार्ट। ये इसकी मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन बताइए आयुर्वेद के अनुसार। अगर ये लाइन याद नहीं होती है तो ये भी आप कर सकते हो। और इसमें देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि सत्व रजतम, तीनों गुणों का अधिष्ठान कहाँ पे है? हार्ट ही है। रचना के अनुसार कहाँ है? सिरामर्म है ये, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिरामर्म, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट सद्य प्राण हरमम, अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट मध्य शरीर में, और अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट मुष्टि परिमित। मुष्टि परिमित यानी 4 अंगुल का। ठीक है, तो हार्ट का प्रमाण कितना है? 4 अंगुल। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ट का प्रमाण लिखो, तो 4 अंगुल आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो बस्ती का मर्म स्वरूप विवेचन। अल्प मास सोनितो अभ्यरंत कट्यम मूत्राशय वस्ती नामो। कट्टी के अंदर की ओर अल्प मास एवं अल्प रक्त वाले जो मूत्र का आश्रय वस्ती नामक मर्म है। ठीक है, आघात जन्य लक्षण, आघात यानी चोट जन्य लक्षण। अगर चोट लग जाती तो क्या होता है? यह मर्म अस्मरी पत्री के वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण भी वस्ती के दोनों ओर होगा तो मृत्यु हो जाएगी। वस्ती मर्म के एक तरफ वर्ण होने से मूत्र का श्रवण करने वाला वर्ण होता है। यह वर्ण चिकित्सा करने पर खष्ट से ठीक होता है। मान लो कि कैकुलाई होगी आपके, मतलब एक तरीके से पथरी पड़ गई आपके किडनी में,
तो रक्त आता है ना अपने ब्लड, मतलब मूत्र के साथ ब्लड आता है, आता कि नहीं आता। तो यहाँ बोल रहा है कि यह मर्म अस्मरी के वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण भी वस्तु के दोनों ओर होगा। तो ठीक है, जैसे कि आपकी पथरी तो है ही, और भी जैसे कोई घाव बन गया तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो ये अब देखो रचना के अनुसार तो स्नायु मर्म है, रिजल्ट के अनुसार सद्य प्राण मर्म है, बॉडी पार्ट्स के अनुसार मध्य शरीर में है, और मेजरमेंट के अनुसार मुष्टि परिमत मतलब 4 अंगुल का सेम है। मुष्टि परिमत, मध्य शरीर, सद्य प्रमाण, यहाँ ओनली सिरा है और यहाँ ये स्नायु है, बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों सेम है। अब है सिर का मर्म स्वरूप विवेचन। स्थान सिर प्रदेश, रचना के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर संधि मर्म, रिजल्ट सद्य प्राण हर्मम, अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट्स ऊर्ध्व जत्रुगत, और अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट मुष्टि परिमत। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है भाई। ऊर्ध्व जत्रुगत आएगा बॉडी पार्ट्स के अनुसार, क्लेविकल से ऊपर है, मुष्टि परिमत 4 अंगुल है ही, सद्य प्राण हर्म, और ये संधि मर्म। बस शुरुआत का ये याद रखना है, रचना के अनुसार स्ट्रक्चर के अनुसार आप याद कर लोगे ना कि भाई सिर कहाँ है, संधि मर्म, ये क्या है स्नायु मर्म, ये क्या है सिरा मर्म, बस बाकी हो गया। कहने का मीनिंग ये कि देखो इसका सार भाग बताता हूँ मैं। त्रिमर्म का सार भाग ये कि अपने प्राण इन्हीं में बसे होते हैं, इनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इन पे थोड़ा सा भी आघात होगा तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे कोई व्याधि होगी तो बड़ी कष्ट से साध्य, मतलब कष्ट बहुत तकलीफों से ठीक होगी, बहुत टाइम लगेगा, या फिर ठीक ही नहीं होगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है पूरा। अब करेंगे अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन।